जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस दोस्तों लिए हैं हिंदी के। तो आज ये देखना होगा कि जैसा एग्जाम में आपको मॉक टेस्ट मिलता है, पेपर मिलता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपको यहां मिलने वाला है। सभी चैप्टर आपके समाहित हैं। जोरदार अपील है आप सभी से कि बने रहिए वीडियो में और उखाड़ दीजिए सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 50 क्वेश्चन को करना है आपको। 50 में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? लगभग 30 का स्कोर करना है। चलिए, हिंदी में वचन कितने होते हैं तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन बी जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं दो। दोस्तों, हिंदी में वचन कौन से दो होते हैं? एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है ना? एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अगर क्वेश्चन में कल को यह पूछा जाए कि संस्कृत में, यहां पर अगर कल को यहां पर लिख दे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तब आंसर दोस्तों यहां पर 3 हो जाएगा। याद रहे कि एक कौन सा बढ़ जाता है, तो दोस्तों द्विवचन बढ़ जाता है। तो हिंदी अगर पढ़ रहे हो तो संस्कृत जननी मानी जाती है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यह बात बिल्कुल गलत है कि हिंदी के एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं दे सकता। तो सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आंसर क्या जाएगा? बी के साथ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। बताइए आंसर क्या होगा। दोस्तों, यहां से 4 क्वेश्चन को तैयार कराएंगे और चारों क्वेश्चंस को तैयार कराने के लिए हम यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए क्या कह रहा है। हाँ, आपका समय समाप्त हुआ। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो कूड़ा, एक कूड़ा होता है। तो दोस्तों, कूड़ा का तत्सम क्या होता है? कूट होता है। ध्यान दीजिएगा। तो कूड़ा तद्भव हो गया, तो आंसर ये नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कूड़ा का तत्सम क्या होता है। इतना ज्यादा बच्चों ने गलत किया कि आपको मैं बता ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूड़ा कैसा है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? कूट होगा। काम, दोस्तों काम को मैं बता दूं को काम को कहा जाता है कार्य। ठीक है, काम को कार्य कहा जाता है, तो यह भी आपका गलत हो गया। काठ को दोस्तों कास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्ट कहा जाता है। यह भी गलत हो गया। आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। कृष्ण ही तत्सम है। ये सभी आपके तद्भव दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही शब्द चुनना है। सही शब्द चुनना है दोस्तों कि जिसका पति परदेश से लौटा हो। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यह है कि जिसका पति परदेश से लौटा है उसके लिए एक शब्द बताना है। वो एक शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई का स्वागत है दोस्तों। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन के साथ धुआं धुआं करेंगे। जिसका पति परदेश से लौटा है, तो दोस्तों यहां पर क्या है? जिसका पति परदेश से लौटा है होना चाहिए, कोई बात नहीं। यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? आगत पतिका। इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग में देखा जाता है। क्या? इस क्वेश्चन को बहुत ट्रेंडिंग में देखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। आगत पतिका, है ना? आगत पतिका ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है कि ऐसा कोई कवि है जो भैया एकदम से कविता कर डाले। बोले, एक कवि खड़ा है, उसने कहा कि मैं, आप शब्द बोलो मैं कविता बना दूंगा। मैंने कहा पर्वत, उसने पर्वत पे कविता बना दी। उसने कहा कि मैंने कहा झरना, उसने झरने पर कविता बना दी। तुरंत तत्काल कविता जो कर दे उसे दोस्तों आंसू कवि कहा जाता है। याद रहे, ऑप्शन ए हमारा लॉक हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 5 नंबर। दोस्तों, हिंदी में संधियों की बात करें तो संधियां कौन होती हैं? तो संधियां होती हैं वर्णों के मेल से बनने वाली संधि कहलाती है। वर्णों के मेल से बनने वाले को हम संधि कहते हैं। याद रखो कि दोस्तों संधियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर होती है, एक होती है व्यंजन होती है और एक होती है विसर्ग होती है। साथ ही साथ में एक और चीज मैं बता दूं कि अन्वेषण संधि ये स्वर का पार्ट है, ये यड़ का पार्ट है। अगर आपसे पूछे कि भाई ये यड़ कैसे हो गई, तो आप मिनिमम सेकेंड में मार सकते हो। बोले सर कैसे? कि भाई हो सकता है कि कल को यह क्वेश्चन एग्जाम में ना आए। भाई हो सकता है कल को यह क्वेश्चन एग्जाम में ना आए और आपसे कोई दूसरा शब्द दे दे।
आपसे कोई दूसरा शब्द दे दे और कह दे कि उसमें संधि बताओ, तो एक ट्रिक नोट कर लो। जिंदगी में आप भी क्या कहोगे कि कोई ट्रिक आ रही है तो आप ये कहो कि तुरंत नैनो सेकंड में लग जाए। जैसे कल को एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्याघात में बताओ संधि क्या होगी। ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यही 4 ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में कल को ये आ जाए कि बताओ अत्यधिक में कौन सी संधि होगी, तो क्या मारोगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ अत्यंत में कौन सी संधि होगी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दोस्तों आ जाए कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक ट्रिक नोट कर लो, जिंदगी का कोई भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये 4 ही तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यही ट्रिक है कि अगर इनके ऊपर कोई आधा वर्ण लटका हुआ है, देखो यहां पर लटका हुआ है, यहां पर लटका हुआ है, यहां पर आधा वर्ण लटका हुआ है, ये था। ये देखिए वा पर ना लटका है तो यारा ला वा, ये देखिए अन्वेषण क्या हो जाएगा, अत्यंत। यहां पर ता लटका, यहां पर ता लटका, जितने भी यारा ला वा पर अगर कोई आधा वर्ण लटका है तो वो यड़ संधि हो जाएगा। दुनिया की कोई भी संधि 99% गलती नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसकी पत्नी मर गई है दोस्तों, जिसकी पत्नी मर गई है तो बताइए उसको क्या कहेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर एक ऑप्शन मैं बढ़ा लेता हूं, ई ऑप्शन। एक ऑप्शन है विधवा, ठीक है, एक ऑप्शन है विधवा, बढ़ा लेता हूं। अब बताइए आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं ऐसे क्वेश्चंस में तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्वेश्चन में ये मांगा जाए, आपसे कहा जाए कि जिसका पति मर गया हो, तो पति मर गया हो तो उसके लिए हम कहेंगे भाई क्या है, जिसकी पत्नी मर गई है तो हम कहेंगे भैया उस वो तो विधुर हो जाएगा। और जो पति मर गया हो तो उसके लिए क्या कहेंगे भाई, विधवा हो जाएगी। अगर पति मरता है तो स्त्री के लिए एक विधवा शब्द यूज होता है, अगर पत्नी मरती है तो पति के लिए क्या होता है बेटा, विधुर शब्द यूज होता है, ठीक है ना। विडो और विडोवर दोनों इंग्लिश वर्ड हैं, विडो और विडोवर। विडो और विडोवर समझ में आ गया, यही विधुर और विधवा में फर्क होता है। आंसर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे क्या कहेंगे। हिंदी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो जीवन के चौथे आश्रम में है उसे हम क्या कहेंगे। उसे दोस्तों हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम जब भी हम कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम होता है, हम सन्यास लेते हैं उसके बाद, तो हम उस सन्यासी को ही हम गृहस्थ आश्रम के बाद वाला पार्ट मानते हैं। आंसर हमारा वी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि एक अमर कृति है, बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने ये साहित्य का लिया है, आपको बताना होगा। गीतांजलि जो है एक अमर कृति है बेटा, समझो। गीतांजलि पर सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल मिला था। एशिया में भारत में प्राप्त करने वाले प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। आमार सोनार बांग्ला, ये बहुत ऐसी तमाम चीजें, जनगण मन, ये सारी चीजें जो है टैगोर साहब ने यहां पर स्टेब्लिश करी हैं। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन में दोस्तों संधि कौन सी होगी। आप सभी कैसे हैं कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ रहा दोस्तों, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा दोस्तों, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए निष्पादन में संधि, जब भी कोई संधि या समास करते हैं आप या करती हैं आप, तो बताइए कैसे। हम कहेंगे कि उस शब्द को तोड़ लीजिएगा, तो उस शब्द को जब आप तोड़ेंगी या तोड़ेंगे तो निधन, हम कहेंगे कि निधन, और नहीं आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात समझिएगा कि पूरी तरीके से सा और पा खत्म हो जाएगा और विसर्ग संधि लेकर हमारा ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा अपने आप। विसर्ग संधि कैसे बनती है दोस्तों, विसर्ग संधि का जो निर्माण होता है वो स्वर और स्वर संधि और व्यंजन संधि मिलकर ही एक विसर्ग संधि का निर्माण करती हैं। स्वरों से व्यंजन बनता है, दोनों से बनता है विसर्ग बनता है, समझने की बात है दोस्तों। स्वरों से व्यंजन का निर्माण, स्वर व्यंजन से विसर्ग का निर्माण, और आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द का चयन करना है, आपको लॉक करना पड़ेगा। सुंदर बच्चों के लिए सुंदर वाला प्रश्न, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तत्सम शब्द आपको चयन करना था। कारज क्या होता है, काम क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है। तो देखिए कारज को ही हम कार्य कहते हैं या कर्म कहते हैं, काम को ही हम कर्म कहते हैं, और कर्म को तो हम कर्म कहते ही हैं, या कार्य कहते हैं या कारज कहते हैं।
समझने वाली बात यह है कि हमसे पूछा क्या है। हमसे तत्सम पूछा है तो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो कारज है ही, और कारज एक तद्भव है, काम भी एक तद्भव है, करण तो तद्भव पहले से ही है, इसलिए मुझसे तत्सम पूछा है और जो संस्कृत का होगा वही तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके आईक्यू को चेक करेगा। बड़े एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत स्पष्ट भाषा में पूछा जाता है। जरा देखिए 11 नंबर का आंसर क्या होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा दोस्तों, बहुत सुंदर। अरे भाई क्या बाहर होगा क्या नहीं बाहर होगा, है ना, ये क्लास पे फोकस करो, क्लास पर फोकस करो कि क्या बाहर होगा क्या नहीं बाहर होगा, एक ही चीज पर पढ़ नहीं रहे हो। बाहर होगा। 83 से 84% बच्चों में समस्या क्या आ रही है? 83 से 84% बच्चे इस समय पढ़ नहीं रहे दोस्त। ये याद है, याद रखिएगा, रियलिटी है दोस्त, रियलिटी है। कंपटीशन तो मात्र 17 से 17% में है, 15 से 17% में, और ये 15 से 17% भी कमजोर हो रहे हैं। समस्या पता नहीं कहां पे आ रही है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भाई देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये गलत लिखा है परिक्रमा, माफी चाहेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अविराम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविराम हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि अविराम का मतलब क्या होता है। विराम का मतलब होता है विरामावस्था, अविराम का मतलब होता है जो विराम ना ले, यानी जो ना रुके। सूर्य दोस्तों है हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला, और ये दोस्तों एक तारा कहलाता है, इसी के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। हम कहते हैं कि 365 दिन में ये चक्कर लगाती है, और इसमें कुछ समय बढ़ता है जिसको लीप ईयर में जोड़ते हैं। तो ये सूर्य का परिक्रमा जो लगा रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और साथ में इसका जो है परिक्रमा भी कर रही है। तो ये क्या रुक रही है? नहीं। ये दोस्तों रहा जीएस का पार्ट। बाद बाकी इसमें हिंदी का पार्ट देखा जाए तो अविराम हो जाएगा। जीएस पार्ट में एक और चीज मैं बता दूं कि 4 साल में जो समय बढ़ता है उसी में 29 दिन की फरवरी होती है, उसको लीप वर्ष कहा जाता है। जीएस के पार्ट में अगर देखा जाए तो सूर्य जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला होता है, और सूर्य जो है क्या है? एक एक दोस्तों स्टार है। सूर्य सबसे समीप है पृथ्वी के, ये भी आपको याद रखना है। और सूर्य से सबसे समीप में ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध है। बुध कितने दिन में परिक्रमा लगाता है? 88 डेज में परिक्रमा लगाता है। सबसे छोटा भी है लेकिन गर्म नहीं है। गर्म कौन सा है? शुक्र है दोस्तों, क्योंकि शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए बहुत से बच्चे बुध को लगाकर चले जाते हैं। फिलहाल जो बता दिया है वो चीजें याद रखो, आगे बढ़ेंगे। हिंदी पढ़ा रहे हैं इसलिए हिंदी पढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। मजा तो दोस्तों तब आएगा जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे। क्या बात है। कॉपी पेस्ट ध्यान रखो, मैं आउट कर दूंगा, बहुत ध्यान रखो। बिल्कुल, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना है। माँ बाप बहुत अच्छे से पैसा खर्च करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए। हम आपको अपना घर का सदस्य मानते हैं, इसलिए बहुत शिद्दत के साथ पढ़ो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। हमारा कहना है साफ, हमारे घर में भी जितने भी लोग पढ़ते हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, उनसे भी कहना है किताब को रख दीजिए अगर नहीं पढ़ने में मन लगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अनावृष्टि का सही विकल्प क्या होगा? तो बेटा देखिए, यहां पर वर्षा का अभाव हो जाएगा। वर्षा का अभाव या न्यूनता की न्यूनता जो बच्चा मार रहा है वो गलत है। देखिए, अनावृष्टि का मतलब होता है कि वर्षा का अभाव, न्यूनता नहीं बेटा। अभाव का मतलब होता है कि जब हम वृष्टि को देखें, देखिए जब हम अतिवृष्टि को देखें तो वो अनावृष्टि का विलोम होता है। अतिवृष्टि में क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, वर्षा बहुत अधिक मात्रा में। और अभाव का मतलब है अनावृष्टि, फसल सूख रही है। अगर वृष्टि हो जाए, न्यून हो जाए तो फसलें ही हो जाए, सिंपल सी बात है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन बताइए। धन्यवाद, ट्रिक्स अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ब्रिलियंट बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, आप सभी ब्रिलियंट हो, जबरदस्त दोस्तों। सर मैं आपका फैन, भाई मैं भी आपका फैन हूँ। ये बता दो कौन सा फैन हो, सीलिंग वाला हो या चलो भाई बताओ।
सामिस भोजी का अर्थ बेटा क्या होता है? तो दो क्वेश्चन है, एक सामिस होता है, एक निरामिस होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि सामिस का विलोम क्या है? निरामिस। निरामिस का विलोम क्या है? सामिस। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर एक चीज याद रखो कि निरामिस जो होता है वो क्या होता है? निरामिस जो होता है वो केवल जो है क्या करता है? वो आपको हरी भरी सब्जियां खाता है, यानी जो शाकाहारी है वो निरामिस है। सामिस भोजन वो होता है, सामिस भोजी वो होता है जो मांस भोजी होता है, जो मांस खाता है वही दोस्तों होता है सामिस। और जो निरामिस होता है वो दोस्तों क्या होता है? वो होता, अब देखिए यहां पर लिखा है सब कुछ खाता हो, सब कुछ में भी आपका मांसाहारी आएगा। निरामिस ये कहता है कि भाई मांस नहीं खाऊंगा, मांस मदिरा से दूर रहूंगा, शाकाहारी शुद्ध भोजन निरामिस, और मांसाहारी आपका मांस भोजी सामिस कहलाता है। अगला ये क्वेश्चन रहा, जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, मैं सामने पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, है ना बेटा? होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहां पर तुलसीदास हो जाएगा मंगल भवन अमंगल हारी, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। ये दोस्तों हम कहीं ना कहीं बहुत लाइन इसको दोहराए होंगे, यानी हम और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस लाइन को दोहराए होंगे। तो तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। इसके साथ ही साथ वरवय रामायण, रामचरितमानस, ये बहुत सारी विनय पत्रिका, ये रचना भी किनकी है? तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन, चौमास में समास कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चौमास समास बताओ, चौमास में कौन सा समास होगा? कमेंट करो। सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर बच्चों को लगता है कि सिलेक्शन चाहिए। बच्चे सीरियस हैं, अगर आप पढ़ने में सीरियस हैं, हर बहन हर भाई से रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, सिलेक्शन बिल्कुल मिल जाने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत अनुकूल हैं। इस समय जो आने वाला टाइम है दोस्त, वो फिर नहीं आएगा। अब आप कहोगे क्योंकि हमने पिछला जो साल है, पिछला साल 2 साल 3 साल हमने कोरोना में बिताया है हम सभी ने, और वो साल एक निगेटिव पॉइंट रहा है बच्चों के लिए, इसलिए आने वाले धमाके आपको करने पड़ेंगे, बैठना नहीं पड़ेगा। चौमास में समास जाएगा आपका बहुब्री, क्योंकि चौमासा ऐसा महीना दोस्तों द्विगु नहीं होगा। जब बहुब्री दिया जाए तो द्विगु नहीं होगा। समस्या कहां पर आती है? देखिए, चौमासा में अभी एक एग्जाम हुआ, एक परीक्षा हुई दोस्तों, और उस परीक्षा में पीसीएस लेवल में जो हम कहते हैं एक पार्ट पूछा जाता है थोड़ा सा हिंदी का, उसमें जो है इसको बहुब्री मारा गया। लेकिन बहुब्री अगर नहीं है, वो दोस्तों तुरंत आपका द्विगु हो जाता है, तुरंत द्विगु हो जाता है। अगर मैं यहां पर कर दूं क्या, अगर मैं अव्ययी भाव लिख दूं तो तुरंत द्विगु समास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप किताबों में देखोगे तो द्विगु भी मिलेगा, बहुब्री भी मिलेगा, लेकिन अगर इसकी तह तक जाओगे कि ऐसे महीने चौमास, चौमासा किसको कहे? वर्षा ऋतु में हम कहते हैं कि भाई खाने पीने की सामान, हमारी छतें हैं, लीप लो, पोत लो, है ना, हम कहते हैं बिल्कुल कंप्लीट कर लो चौमासा से पहले, है ना। ये याद रखिए। पतझड़ में कौन सा समास है? ऐसी ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हो, अर्थात पतझड़, वो भी बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 क्या है? प्रत्यय होता है, लॉक किया जाए। प्रत्यय बेटा होता है, जरा लॉक किया जाए। आंसर क्या होगा? कमेंट करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोस्तों, जवाब दीजिएगा कि प्रत्यय होता है। तो मैं कहूंगा एक बार जोश भैया यहां पर दर्शाइए, नीचे जय हिंद लिखिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल एकदम से मरे मरे देख रहे हो सब। प्रत्यय होता है तो मैं कहूंगा कि प्रत्यय, प्रत्यय दोस्तों हमेशा क्या होता है, यह याद रखो कि प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। बोलो क्या? बिल्कुल जुड़ता है। मैंने कहा शब्द के पीछे जुड़ेगा तो शब्द ही होगा, शब्द के पीछे जुड़ेगा तो शब्द का अंश ही होगा, और शब्द का अंश होगा तो शब्द धन अंश बराबर शब्दांश होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? बिल्कुल होगा। बोले प्रत्यय वाला एक एग्जाम्पल करवा दो तो मैं कहूंगा दोस्तों घबराहट, है ना, घबराहट। बोले क्या है दोस्तों? तो इसमें आहट है, यही प्रत्यय है, यह शब्द के पीछे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस धातु से भाषा बनी है? कौन सी धातु से भाषा बनी है? जरा कमेंट कीजिएगा, स्वागत है।
भाषा किस धातु से बनी है, कमेंट करो। तो दोस्तों भाषा जो बनी है वो भास धातु से बनी है। यह एक संस्कृत का धातु है, यानी संस्कृत धातु रूपी हम ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के कुल वर्ण, यानी हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क है यहां पर, लॉक किया जाए। सुंदर, बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? देखिए, अगर हम वर्ण लिपियों की बात करें तो वर्ण तो 52 होते हैं, सिंपल सी बात है। वर्ण हमारे 52 हो जाएंगे, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगर हम किसी भी भाषा को लिखेंगे तो वो लिपि में लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अगर कोई लिपि होगी तो देवनागरी लिपि होगी। किसकी लिपि होगी? किसी भाषा की होगी। लेकिन देवनागरी लिपि किसकी है? यह हिंदी समेत अन्य भाषाओं की है। आंसर हमारा ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए, तुरंत नोट किया जाए। इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते भी हैं, लेकिन जिनका गलत हो रहा है तुरंत इसको जो है लॉक करें। पंत होंगे या खेर होंगे, कमेंट करो। 1955 में एक गठित हुआ राजभाषा आयोग। याद रखें, क्वेश्चन में यह पूछा जा चुका है कि प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 से 1956 के दशक में यह आयोग गठित हुआ। उसमें जो अध्यक्षता करने वाले थे वो बीजी खेर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए को लॉक करेंगे, कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, बताइए। बहुत सुंदर। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? आंसर हो गया गुण। आप कहोगे कैसे सर मार दिया भाई, समझाओ तो। मैंने कहा समझो मत, ट्रिक देखो। देखो ट्रिक क्या है कि कोई भी शब्द अगर है तो बीच वाला अगर अक्षर आपको दिखने को मिल रहा है। अगर इसमें देखिए कोई भी शब्द है, कल ये एग्जाम में, मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है ये एग्जाम में कल को ना आए, लेकिन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आए और वो ट्रिक से बाहर ना हो। याद रखो कि वो ट्रिक हर शब्द में लगेगी। 99% आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। बोलो कैसे? कि अगर कोई शब्द है उसका बीच वाला अक्षर देखो, बीच वाला अक्षर कौन सा है इसमें? ना। इसमें देखिए कौन सी मात्रा है, तो डंडे के ऊपर, ना के ऊपर केवल ऐसी मात्रा है, या ऐसी है या ऐसी है। लेकिन हमें इस डंडे के नीचे वाले पार्ट को नहीं देखना, मतलब इसको नहीं देखना। डंडे के ऊपर वाले पार्ट को देख लिया, बोले इसमें एक मात्रा है तो गुण हो जाएगी। अगर दो मात्राएं हैं तो दोस्तों वृद्धि हो जाएगी, बढ़ने को वृद्धि। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि सदैव में कौन सी संधि है, बीच वाले अक्षर में दो मात्राएं हैं तो दोस्तों वृद्धि हो गई। अगर मैंने कहा कि महेश में कौन सी संधि है, बीच वाले अक्षर में केवल एक मात्रा है, तो कौन सी हो गई? कौन सी हो गई भैया? गुण संधि हो गई। तो यही तो दोस्तों है, चाहे वो ए की मात्रा हो चाहे वो ओ की मात्रा हो, एक मात्रा है तो गुण होगी। अगला, संबंध कारक चिन्ह कौन सा है, कमेंट करो। संबंध कारक चिन्ह कौन सा है दोस्तों, कमेंट करना पड़ेगा। तो संबंध कारक चिन्ह हमेशा मैंने बताया है कि रा री रे होता है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है तो आपको का की के देखना है, नहीं है तो आपको ना नी ने देखना है। तो मैं कहूंगा कि इसमें का वाला आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। में क्या आता है? अधिकरण कारक आता है, तो अधिकरण कारक भी कल को एग्जाम में पूछ सकता है। से में क्या आता है? तो से में आता है आपका अपादान आता है, या हम करण कारक लिख लेते हैं जो साधन के लिए आता है। और के लिए क्या आता है? संप्रदान कारक होता है। तो इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। स्वागत है। डंका बजा दिया दोस्त आप सभी ने। 22 नंबर देखिए, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है क्या, कमेंट करो पहले। और विज्ञ का दोस्तों अज्ञ होता है विलोम, ठीक है। विज्ञ का अज्ञ होता है, जो नहीं जानता वो अज्ञ है। विज्ञ का मतलब जानने वाला, विज्ञान उसी से बना हुआ है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम जो बच्चे मार रहे हैं विज्ञ, वो गलत है। पहली बात तो समझ लो कि अनभिज्ञ का जो विलोम बच्चे मार रहे हैं विज्ञ, वो गलत है। आंसर क्या जाएगा? अभिज्ञ के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप एग्जाम में जल्दबाजी ना करें। यहां से मैं 4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होती है। सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ, गलत लिख गया है, अल्पज्ञ है ना, चलिए अब सही लिखा है, अल्पज्ञ। विज्ञ का होता है बेटा अज्ञ। अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ।
और अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ या यही सर्वज्ञ, बहुज्ञ या सर्वज्ञ, ठीक है ना। तो एक ही चीज है, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन सी चला जाएगा। अंगुली पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त दोस्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त दोस्तों। अंगुली पर नाचने का मतलब होता है बस में करना, ऑप्शन बी जाएगा। याद रखना है कि अंगुली पर नाचने का मतलब होता है ना कि हमारी जो माताएं हैं वो अक्सर कहा करती हैं वो तो अंगुली पर नाचता है, वो तो अंगुली पर नाचता है। मतलब किसका? पत्नी की अंगुली पर नाचने वाला पति है ना, उसी को संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहां पर ऑप्शन भाई बी जाएगा। अब तुम लोग नाचते हो या नाचती हो ये मुझे नहीं पता। क्वेश्चन 24 देखते हैं, जलज में कौन सा समास है? एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समझिएगा। बेटा निष्ठुर में निधन, भाई सिंपल सी बात है, नहीं आ जाएगा। जलज में कौन सा समास है और जलज में कौन सा शब्द है ये भी बताना है। शब्द दोस्तों के, शब्द के ऑप्शन है यौगिक, बताइएगा, रूढ़ और योग रूढ़, ये तीन ऑप्शन है। अगर जलज शब्द पूछा जाए तो योग रूढ़ मारिए, और योग रूढ़ हो जाएगा तो बहुब्री हो जाएगा, बात खत्म। याद रखो कि दुनिया का हर बहुब्री समास शब्द योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ शब्द हर बहुब्री, जैसे यहां पर लिखा होता दशानन में बताइए कौन सा समास है, तो दशानन बहुब्री समास होगा, दशानन शब्द योग रूढ़ भी होगा। याद रखिएगा, जलज जल में उगने वाला अर्थात कमल हो जाएगा। अगर कल को क्वेश्चन में यहां पर लिख देता दोस्तों कमल कैसा शब्द है, तो कमल कभी भी समास बहुब्री नहीं होता, ना योग रूढ़ होता। याद रखो, कमल का तीसरा अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन जलज का तीसरा अर्थ जरूर निकाल सकते हो कि जलज यानी जल में उगने वाला। आंसर हमारा बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, सूर्योदय से पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? सूर्योदय के पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऊषा काल चला जाएगा। ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ऊषा काल जो होता है वो सूर्योदय के समय का एक पहला क्षण होता है जो देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके, क्योंकि 25 में कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा फैक्ट देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं दी। आज मैंने 100 क्वेश्चंस, 111 क्वेश्चंस का ज्योग्राफी का वीडियो दिया है, उसको जरूर देख लेना, है ना। 29 मिनट का है दोस्तों, याद रखिए। तो उस 29 मिनट में ज्योग्राफी को सुपर फास्ट में कंप्लीट करा है, भारत का है, इंडियन ज्योग्राफी, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में जीके वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी हम वीडियोस बड़ी बड़ी अभी एक रात में 10 बजे एक अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, मौसम थोड़ा ख़राब रहा इसलिए कल वाली वीडियोस नहीं हो पाई थी। हाँ, कलेक्टिव नाउन बेटा हो जाएगा, क्योंकि सेना कभी एक बंदे से नहीं मिलती है, बहुत से लोग मिलते हैं। सभा भी ऐसा ही, कक्षा मंडली भी। इसमें समुदायवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक नहीं, समुदायवाचक। क्योंकि समुदाय को हम क्या कहते हैं? समुदाय को हम क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव कहेंगे क्या? बताइए, समुदाय को हम कलेक्टिव कहेंगे क्या? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेटा रीट की कराएंगे, रीट की हम वीडियोज देंगे, मैराथन देंगे। बिल्कुल खुश हो गए, कोई समस्या तो नहीं, रीट की हम मैराथन देंगे। सब बताएंगे यार, इंग्लिश की बुक वगैरह। अभी ये देख पढ़िए, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? आम में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? उसका रीजन है। जातिवाचक संज्ञा क्यों है? देखिए, आम की प्रजातियां बहुत होती हैं। आम में अगर मैं कह दूं दशहरी आम, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, दशहरी आम जो होता है वो आ जाएगा व्यक्ति में आ जाएगा। क्योंकि नाम अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ले लो या किसी पर्टिकुलर थिंग का ले लो तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम जाति का बोध कराते हैं तो जाति में क्या आता है? जाति में हम देखते हैं कि क्या वो विश्व में, क्या वो भारत में या किसी अन्य प्रदेश में, क्या वो बहुत चीजें हैं। अगर वो बहुत चीजें हैं कि मेरे यहां भी ये है, वहां भी वो है, आपके यहां भी वो है, तो हम कहेंगे कि आम तो वर्ल्ड में बहुत से प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर नाम लेकर ना केवल आम कहा जाए
तो वो दोस्तों जाति आ जाएगी, क्योंकि आम की एक जाति का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 28 नंबर, लॉक किया जाए। स्वागत है। गर्ग नाम ले लिया। चलो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं चा वाले वर्ग को, तो चा वाले वर्ग को हमेशा तालव्य में रखते हैं, इसलिए याद रखो कि ए भी तालु से बोला जाता है, और चाचा जाझा ये तालव्य होते हैं। याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट दे देता है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान बताइए, और ऑप्शन यही दे देता है। तो आपको मैंने यहां पर देखिए सारी चीजें टाइप कर दी हैं, छोटी ई बड़ी ई। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा, देखिए सब बच्चों को ये पता है कि ये तालव्य होते हैं, सब बच्चों को पता है ये तालव्य होते हैं, किसी बच्चे को भी नहीं पता, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मालूम ना हो। याद रखना है कि ये तालव्य होते हैं, इसके अलावा छोटी ई और बड़ी ई भी तालु से बोले जाते हैं, इसलिए ये तालव्य कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। भाई देर मत किया करो, एग्जाम क्वेश्चन पे क्वेश्चंस किया करो, समय से आया करो क्लास में। हाँ बेटा पहुंच रहे हो, क्लास क्लास करो। तुम्हें इतना नहीं पता है, मैं बार बार थोड़ी ना उस चीज़ को बता पाऊंगा भाई। सर व्यंजन संधि दिखा रहा है निष्ठुर में, तुम्हें इतना सेंस होना चाहिए, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और खुद इतने ब्रिलियंट होके ये समझते हो कि निष्ठुर में क्या होगा। बताओ भाई, निष्ठुर में कौन सी संधि होगी? इनको नहीं पता है। निष्ठुर में उपसर्ग नहीं निकालना आता है, जब उपसर्ग निकाल लोगे तो पता चल जाएगी कि निष्ठुर में कौन सी संधि है। सिंपल सी बात है। व्यंजन संधि, भाई व्यंजन संधि किस तरीके से होएगी? विस्मयादि बोधक वाक्य वो होता है जहां पर एक सिंबल होता है ये वाला। विस्मयादि बोधक, एक अचानक ऐसा वर्ड मुंह से निकलता है, बोले वाह, अरे सावास, है ना? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। ये वाला लॉजिक आपको जरूर लगाना है कि ये विस्मयादि बोधक का वाक्य का एक सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। धन्यवाद। भाई डांटना होगा वहां डांटेंगे, जहां प्यार करना होगा वहां प्यार करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? दोस्तों काजू संबंध का, जो काजू की बात करें तो ये पुर्तगाली भाषा से है। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? याद करवाता हूं। देखिए काजू शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाय शब्द जो होता है वो चीनी भाषा का शब्द है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जूता शब्द दोस्तों होता है, ये देशज भाषा का शब्द होता है, ये भी आपको मैं बता दूं। नहीं तो आप लगा दो मेरा जूता है जापानी, तो जापानी भाषा लगा दो। सिर पे लाल टोपी रूसी, टोपी आ जाए तो रूसी लगा दो, है ना? तुम लोगों का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो मेरा जूता है जापानी, तो जूता में देशज होता है ना कि जापानी होता है। और सिर पे लाल टोपी रूसी, टोपी दोस्तों आपका देशज हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि दोस्तों हमें वो शब्द नहीं लगाना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि पुर्तगाली कैसे, कि जिस समय भारत में वास्को डिगामा 1498 में आया था, राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, बंदरगाह कालीकट था, उस समय वो पुर्तगाली निवासी था। और पुर्तगाली निवासी होने के नाते वो हमारे यहाँ व्यापार करने आया था। भारत के समुद्री मार्ग का खोजकर्ता भी कहीं कहा जाता है। और वो ले क्या गया था? सूखे मेवे ले गया था, काली मिर्च ले गया था, काजू ले गया था। काजू कौन ले गया था? पुर्तगाली था। पुर्तगाली भाषा हो जाएगा, पुर्तगाल से आया था वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन बोलो। सारी चीजें क्लियर हो गई?
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बूढ़ी काकी किसकी रचना है। तो बूढ़ी काकी है प्रेमचंद्र की, और प्रेमचंद्र ने उपन्यासों के क्षेत्र में बहुत ख्याति हासिल की है। याद रखना है, ईदगाह और कफन बहुत अच्छी रचनाओं में से बेशुमार रचनाएं हैं प्रेमचंद्र की जो पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32 नंबर है, कहता है कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द। नाहर का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में नाहर को क्या कहते हैं, हिंदी में नाहर को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ये देखिए यहां पर क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं दिया है शायद, बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, नाहर यहां पर देखिए, यहां पर मैं कर देता हूं शेर। अब बताओ आंसर क्या होगा। क्या बात है, जबरदस्त तुक्के वाले लड़के और लड़कियों। अब बताओ, जबरदस्त। 32 वाले, 32 का सी, 32 का डी, वाह गजब। भाई नाहर शब्द होता है शेर होता है, इसलिए मैंने कहा था टाइपिंग मिस्टेक हुई, और मैंने कहा अरे इसमें तो भाई शेर ऑप्शन में ही नहीं है। उस शेर ऑप्शन में नहीं है तो भाई कुत्ता मारना। भाई कुत्ता और शेर में बहुत अंतर होता है। एक बार कुत्ता के सामने जाके देखना, उस शेर के सामने जाके देखना। कुत्ता के सामने जाओगे तो लौट के आ जाओगे, लेकिन शेर के सामने जाओगे तो घर में रोटियां बच जाएंगी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। हम काहे गलत कराएंगे, हमने बता रहा गलत कराया है। चलो भाई मान लेते हैं। बताओ दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों को मेल को हम क्या कहेंगे, बताइए। तो एक्चुअल में यहां पर अगर देखा जाए तो व्यंजन हो जाएगा। पहली बात तो समझिएगा, व्यंजन हो जाएगा। और साथ ही साथ में मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का अगर लॉजिक देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवाद में पहुंचा था। विवाद में पहुंचा था इसलिए क्योंकि अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होता है संधि होता है। संधि और व्यंजन क्यों लगाते हैं, क्योंकि व्यंजन में यह होता है कि भाई आ धन ई आ धन ए बराबर, हम ये देखते हैं कि या फिर आ धन कोई भी शब्द ले लेते हैं तो उसमें स्वर और एक और वर्ण मिलाकर हम व्यंजन बना देते हैं, इसलिए इस व्यंजन को मारते हैं। लेकिन आपको अगर संधि दिखता है तो इसका आंसर संधि मारिए। दोनों तरीके से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर यह रहा, लॉक करना है। 34 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा, लॉक करना है दोस्तों, बताइए। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। मैं कहता हूं कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है, आंसर क्या होगा। देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। एक होता है या होता है, एक रा होता है, एक ला होता है और एक वा होता है। अंतस्थ व्यंजन में अगर श्रेणी को देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर गा कंठ हो जाएगा, यहां पर जा आपका तालु हो जाएगा और सा आपका उस व्यंजन हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है 35 लाजवाब और लल्लन टॉप प्रश्न। बताइए लाजवाब और लल्लन टॉप प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, कमेंट फास्ट। देखिए अगर मैं बात करता हूं उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है, एक मनीष व्यक्ति है, उसका लड़का है सुधीर। कहा जा रहा है कि मनीष का लड़का जो सुधीर है ना वो बहुत लंबा है परिवार में। अब यार ये बताओ कि विशेषण क्या है, कि वो विशेषण हो जाएगा लंबा। क्यों? क्योंकि लड़के की विशेषता ही है लंबा, और लड़के की विशेषता ही अगर काली है, भूरी है, उसकी शक्ल काला है वो या भूरा है तो उसकी विशेषता है। या वो ईमानदार है, विशेषता है, या वो गरीब है, या वो हम कहेंगे भाई छोटा है, नाटा है, तो वो उसकी विशेषता है। इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर आपको बताना है कमेंट करके कि होगा तो होगा क्या। बताइए
देखिए दोस्तों कि जहां उपमेय का निषेध करके, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहां पर क्या होता है, तो वहां पर दोस्तों जहां निषेध रहित आरोप होता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। सॉरी, बोले क्या, बोले कैसे, बोले कैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, या चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें निषेध रहित आरोप होता है, दोनों में भिन्नताओं में अभेद दिखाना होता है। यह जीवन क्या है निर्झर। अगर ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि भाई वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार होगा। क्लियर है। चलिए, निषेध रहित अगर शब्द आ जाए तो वहां पर रूपक मार दीजिए। नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से बताइए। जल्दी से बताइए विशेष से क्या होगा। आपको पता है कि वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक विशेषण होता है, एक विशेष से होता है। विशेषण और विशेष से आपको मैं बता दूं कि विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है, और विशेष से वो होता है जो कर्ता होता है। ठीक है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा विशेष से। ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक नोट कर लीजिएगा कि अगर एक वाक्य है तो एक वाक्य में दो चीजें जरूर होंगी, एक विशेष से होगा, ठीक है, और विशेष जो होगा उसमें जो ट्रिक होगी वो क्या होगा कि वो कर्ता जरूर होगा। एक विशेष से होगा और एक विधेय होगा, दो चीजें जरूर होंगी। विधेय, विधेय वो होता है जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, और विशेष से वो होता है जो कर्ता ही होता है। स्वयं कर्ता ही विशेष से होगा, तो यहां पर कर्ता कौन है, तो मोहन है, इसलिए आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हाँ बेटा, सी टेट के लिए नई क्लासेस चलने वाली हैं, सी टेट, सुपर टेट, टेट, रीट। शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। एक अंबुज है, एक अंबुद है। एक है अंबुज और एक है अंबुद, दोनों में आपको बताना है कि अर्थ क्या होगा। अंबुज दोस्तों एक कमल हो जाता है कि जिसके शब्द के लास्ट में वो जा लगा हो तो वो दोस्तों आपका कमल हो जाएगा, और जिसके अंत में दा लगा हो वो बादल हो जाएगा। तो यहां पर दा लगा है तो बादल, और यहां पर जा लगा है तो कमल हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के द्वारा उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है, यानी बिल्कुल फ्री होकर, स्वतंत्रता है जिसमें किसी से मतलब ही नहीं है, फ्री है वो दोस्तों स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 11 होती है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 क्या कह रहा है, जवाब दीजिए। 40 कह रहा अंत्यज शब्द का अर्थ क्या होता है। अंत्यज शब्द का अर्थ क्या होता है। बेटा अंत्यज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मैं बता दूं, वह व्यक्ति जो अंतिम वर्ण में उत्पन्न हुआ हो। अंतिम वर्ण में उत्पन्न हुआ हो तो जरा नोट कर लीजिए क्या है। जो जन्म से अपंग हो, गलत। अंत्यज का मतलब होता है कि यहां पर अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण का मतलब जाति, और अंतिम वर्ण जाति में हमने देखा है कि शूद्र को माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह शूद्र जो प्राचीन युग में छूने के योग्य नहीं माना जाता था, अछूत माना जाता था दोस्तों, यही बात है ना। और अगर अछूत माना जाता था दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जिसका जन्म निम्न जाति अछूत वर्ग में हुआ हो, ये एक शब्द एग्जाम के लिए बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी में क्वेश्चन सालों से पूछा जाता आ रहा है। जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ है वही दोस्तों अंत्यज कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
जिसे किसी से लगाव ना हो तो मैं कह सकता हूं कि भाई निर्लिप्त हो जाएगा क्या, बताइए। जिसे अगर किसी से लगाव नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम निर्लिप्त कहेंगे। ठीक है, चलिए, निधन लिप्त बराबर निर्लिप्त विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद, निर्वेद बताना है, जवाब आपको देना है। आंसर क्या होगा कि निर्वेद वाला स्थायी भाव कौन सा होता है, तो शांत रस होता है। ये हिंदी में नौमा रस भी कहा जाता है। हिंदी की 8 बजे क्लास हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 8 बजे क्लास होती है, 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं। 8 क्लास अगर आपने देख ली तो हिंदी आपकी तगड़ी नहीं बहुत तगड़ी हो जाएगी। याद रखिएगा, मॉक टेस्ट फर्स्ट से लेकर सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में सारे टेस्ट पेपर हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8 होती है, और टोटल अगर तुलसीदास के अनुसार अगर पूछता यहाँ पर एग्जाम में, तुलसीदास के अनुसार अगर पूछता तो 11 होती है और 8 होती है भरत मुनि के अनुसार। अगला, अली और अली शब्द का सही युग्म क्या है। अली और अली शब्द का सही युग्म क्या है, कमेंट फास्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आंसर क्या होगा, देखिए, अली और अली शब्द का युग्म आप अर्थ बताना है तो ये एक होता है अली होता है, एक भौरा होता है और एक सखी होता है। लेकिन यहां पर आपके ऑप्शन नंबर सी और डी ऑप्शन में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। देखिए, जो बड़ा अली होता है वो होता है सखी, यानी जो अली में आपका ये है ये सखी होता है, तो अली तो भौरा हो ही गया फिर, यानी जो बड़ी की मात्रा है ला पर, ये दोस्तों आपकी सखी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 45, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण होता है जो लिप पर बोला जाता है, लिप का यूज किया जाता है, और लिप का यूज करेंगे तो ओष्ठ को हिलाएंगे, ओष्ठ को हिलाएंगे या ओष्ठ को बनाएंगे, तो मैं कहूँगा आ नहीं, कंठ से आ, ये भी कंठ से आ रहा है, ये ई दोस्तों ये तालु से आ रहा है, ये ऊ आ रहा है, ये ओठ को हिला रहे हैं या गोल कर रहे हैं, तो यही ओष्ठ है। एक हम युग्म वर्ण लेते हैं कि मंदिर और मंदिरा का अर्थ क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है हिंदी का बदलता पैटर्न। अगर आपको हिंदी अच्छे लेवल की पढ़नी है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब करें। भाई क्यों करें सब्सक्राइब, इसका भी अर्थ होना चाहिए। अगर आपको शिद्दत के साथ पढ़ना है, 111 क्वेश्चन अभी सुबह 6 बजे कराए हैं, थोड़ी देर पहले वीडियो के 111 क्वेश्चन हमने जीके के कराए हैं, जीके ज्योग्राफी के। वो ऐसे ज्योग्राफी भारत का भूगोल है जो आपके माइंड का प्रेशर खत्म कर देगी एग्जाम का। तो वो 111 क्वेश्चन जो कर लीजिए ज्योग्राफी के, अभी कराए हैं, जाके चैनल में देख के कर लीजिएगा, नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं, वो कर लीजिए। सारे मैराथन आपको प्रोवाइड करें। भाई चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, इसका जवाब है सिलेक्शन के लिए, पढ़ने के लिए, हिंदी को अच्छा करने के लिए, जीके पोर्शन को अच्छा करने के लिए, सारा वोकैब अच्छा करने के लिए। कुछ भी हम कर सकते हैं, आने वाले टाइम में बहुत क्लासेस बढ़ाने वाले हैं। आंसर जाएगा किसके, मंदिर तो एक देवालय हो गया और मंदिरा एक अश्वशाला हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। बेटा बीभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है जुगुप्सा होता है। आपको बताना चाहूंगा कि बीभत्स रस में अगर देखा जाए तो घृणा का उल्लेख मिलता है। हिंदी में रसों के जनक किसे कहा जाता है, हिंदी में रसों के जनक कहा जाता है भरत मुनि को कहा जाता है, और जनक के रूप में भरत मुनि ने 8 रसों का निष्पादन किया है। याद ये भी रखना है कि यहां पर आप जो देख रहे हैं निर्वेद, ये शांत का है, और क्वेश्चन में ये भी मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में कि हिंदी में 9वां रस आया है भरत मुनि के बाद। 9वां रस पूछता है तो शांत है। बीभत्स का आपको जुगुप्सा हो जाएगा, जो घृणा से रिलेट करता है, जिस चीज को हम ना देखें, देखना ही ना चाहें अपनी आंखों से, वही आंसर सी हो जाएगा। अगला, मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो दोस्तों मध्य स्वर वो होता है जो जीव देखिए जीव का एक अग्र भाग होता है, एक होता है मध्य भाग होता है, ठीक है, एक होता है पश्च भाग होता है। तो दोस्तों पश्च भाग वो होता है जो जीव के पिछले हिस्से से उच्चारित होता है। जैसे अगर मैं बड़ा आ ले लूं आ, तो ये पश्च स्वर है आ, देखो आप बोल के देखो आ, तो ये पश्च स्वर से आ रहा। अगर मैं अ बोलूं अ, अगर छोटा आ बोलूं तो आपके बीच वाले जीव के टंग का जो बीच वाला हिस्सा है उस पर बहुत जोर पड़ रहा है, आ है ना। जब मैं आ बोलूंगा तो ये बिल्कुल गले के नीचे से आवाज आएगी पिछले हिस्से से, जब मैं अ करूंगा तो ये आएगी दोस्तों थोड़े से ऊपर पार्ट को। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। 49 नंबर, ठीक है ना, 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है। नियत और नियत शब्द का एक सही अर्थ बताना है।
एक नियत पूछ रहा है और एक नियत पूछ रहा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक हम कहते हैं ना कि ये ट्रेन नियत समय पर आएगी, ये ट्रेन अपने नियत समय पर आएगी। अब आपको ये बताना है कि ये नियत समय ये नियत होता है या ये नियत होता है। ये मैंने अभी नहीं कहा, मैंने लिखा जरूर ये है, लेकिन आपको बताना भी, मैंने कोई ऑप्शन नहीं चुना है। आपको ये करना है गेस कि आंसर क्या होगा। भाई देखिए, अभी तक आप बहुत गलत पढ़ते आए हो हिंदी तरीके से, यूज भी आपने गलत किया है हिंदी का। लेकिन अभी आपने देखिए नियत समय पर इतना यूज किया है, लेकिन अभी उसको उसका अर्थ ही नहीं पता है। तो नियत का मतलब होता है, एक का मतलब होता है भाग्य और एक का मतलब होता है समय। ठीक है, अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक नियत का मतलब होता है निश्चित। एक नियत का मतलब कि ये नियत समय पर आएगी, मतलब ये ट्रेन निश्चित समय पर आएगी। तो ये वाला निश्चित ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक नियत बोले उसकी नीयत अच्छी नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है इसलिए इससे दूर रहो, इसका मतलब होता है इरादा। आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी के साथ। क्लियर है? चलिए अगला है आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और ये आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर। वीडियो को लाइक कर लेना अगर अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, इस बेस पर कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप सभी के माता पिता को एक बार फिर से गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी धीरज द्विवेदी की तरफ से जय महाकाल, और सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। 50 नंबर का आंसर हमें चाहिए कि मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपको मैंने बताया था कि हिंदी में जो प्रथम जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने थे वो जीवी खेर बने थे। 1955 में राजभाषा आयोग गठित किया गया था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ये कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो बहुत सुंदर तरीके से बच्चे चाहें जहाँ से सर्च करके हमें कमेंट करें, जिससे आपको एक उत्सुकता होगी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से धैर्य से उस क्वेश्चन को कर पाएं। अगर आपको पढ़नी है हिंदी सुपरहिट तरीके से, सुपर फास्ट में, तो 8 बजे शुरुआत की है हिंदी, देश की नंबर 1 हिंदी। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरु से वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और अभी अभी मैंने आपको क्या दिया है दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको 111 क्वेश्चन की वीडियो दी है ज्योग्राफी की। इस जो लिंक आपको दिख रही है नीचे, जो लिंक दिख रही है उसको तुरंत टच करें। ये ब्लू कलर की लिंक जो दिख रही है अभी कमेंट बॉक्स में, इसको तुरंत टच कीजिए, अभी टच कीजिए और उस वीडियो को तुरंत खत्म कीजिए। जैसे खत्म कर पाए वैसे खत्म कीजिएगा। ठीक है, तुरंत टच कीजिएगा दोस्तों और तुरंत इसको खत्म कीजिएगा। हमें कमेंट कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप इस वीडियो में आए हैं या आई हैं। हमें कमेंट कीजिएगा जाके उस वीडियो में जाके कि भाई हमने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है और हम देख रहे हैं या देख रही हैं, तुरंत फटाफट। ठीक है, चलिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जीके की जो वीडियो है वो तुरंत आपको देखनी पड़ेगी। 111 क्वेश्चन ये आपको भारत के भूगोल के हमने प्रोवाइड कराए हैं, जिससे आपको सारा डिप्रेशन, सारा जो आपका प्रेशर है माइंड का, वो खत्म हो जाएगा। भारत का भूगोल आपको परेशान नहीं करेगा एग्जाम में। ठीक है, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।